सर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। सर इसको समझो, ध्यान से सुनो, ये थियोरेटिकल चैप्टर है और इससे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सर। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, सबसे पहला दिया हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तब माना जाएगा सर जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है। जितनी एग्रीगेट डिमांड ऑफ लेबर है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर है, क्योंकि लेबर से ही हम आउटपुट बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी को तो हम कांस्टेंट लेके चलें सर, भूलो मत सर, टेक्नोलॉजी हम कांस्टेंट लेके चलें, हम तो लेबर से ही आउटपुट बना रहे हैं। तो जितना एग्रीगेट डिमांड लेबर की है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई लेबर की है, क्योंकि सर लेबर ही आउटपुट बनाएंगे और हम ये बोलते हैं कि अगर लेबर एक बढ़ा तो आउटपुट भी एक बढ़ेगा, तो इक्वल है सर, तभी इक्विलिब्रियम होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम समझो, नहीं तो फंसोगे एग्जाम में। समझ आया ये वर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? फिर अगला दिया हुआ है सर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है सर जितनी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से आप कम बना रहे हो। एग्जाम्पल मान लो सर 10,000 यूनिट की कैपेसिटी आपके प्लांट की और सर आप 5,000 ही बना रहे हो, क्योंकि सर डिमांड भी कितने की है 5,000। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आप 5,000 यूनिट और बना सकते थे, अगर 5,000 यूनिट और बनाते तो 5,000 लोगों को और एम्प्लॉयड करते, बट आपने नहीं किया। दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ आया? उसके बाद अगला देखो सर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो लोग हैं सर जो काम करना ही नहीं चाहते, और काम या तो करना भी चाहते तो एग्जिस्टिंग रेट में नहीं करना चाहते। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है सर? जो काम करना चाहते हैं बट काम मिल नहीं रहा है सर। ठीक है, हम अनएम्प्लॉयमेंट में किसको काउंट करते हैं? इनवॉलेंट्री को। वॉलेंट्री को कभी काउंट नहीं करते। सर कोई भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, कोई भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। सर 3 रीजन है, 2 तो मैं दिया हूं, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। एक और है, लिखो चेंज इन डिमांड। लिखो 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 सर फुल एम्प्लॉयमेंट सर एक और रीजन से नहीं हो सकता। फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल तो बता दिया, चेंज इन डिमांड भी है सर। फ्रिक्शनल पता है सर, जहां पर हम एक जॉब से दूसरे जॉब स्विच करते हैं उसके बीच में जो खाली बैठ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल आज 8 अक्टूबर है सर, 8 अक्टूबर को मैं कहीं जॉब छोड़ा और 1 नवंबर को मैं कहीं जॉब ज्वाइन किया, तो ये जो बीच के पूरे दिन खाली रहना, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है सर जहां पर नई लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज आने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तो सर हम छत्तीसगढ़ वाले इसी से भुगत रहे हैं। एक तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है नहीं, और प्लस यहाँ पर नई इंडस्ट्रीज आ नहीं रही है सर, तो उसके कारण स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है सर। और सर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट वर्ड का मतलब कमी, तो सर एएस ज्यादा है एडी से। ठीक है सर, ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी। तो सर इसके कॉजेज देखो सर, हमने अपना कंजम्पशन कम किया, प्राइवेट, हमने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया, हमारे को देखा देखी गवर्नमेंट ने भी किया। सर हमारे गुड्स बाहर बिक नहीं रहे और बाहर वालों के गुड्स यहां ज्यादा बिक रहे हैं। समझ आ रहा है मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं? समझ आ रहा है ना सबको? आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है। सर हमने अपना खर्चा कम किया, कंजम्पशन, हमने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया, हमको देखा था कि गवर्नमेंट ने भी कम किया। सर हमारे माल बाहर बिक नहीं रहे, बाहर वालों के माल यहां ज्यादा बिक रहे हैं, और इतने में बचे कुछ ने गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ? हमारे पास पैसे कम हो गए, पैसे कम हो गए तो हम डिमांड और कम किए, तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। समझ आया सर? नहीं है? अगला है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति में इंपॉर्टेंट, भयानक इंपॉर्टेंट। कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ के मत जाना। कॉजेज आप लिख सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस तो बिल्कुल भी छोड़ना मत सर, बैंड बच जाएगी सर। कॉन्सिक्वेंसेस के एक पॉइंट से भी आ जाता है 3 मार्क्स का। कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखने को आता है और विद डायग्राम आता है सर एक्सप्लेन करने के लिए। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड सबसे पहला दिया हुआ है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। याद है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या था? जितनी हमारी कैपेसिटी, क्या उससे कम गुड्स बना रहे हैं? यस सर। क्यों? डिमांड ही नहीं है सर, इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगला दिया हुआ है डिप्लेशनरी गैप। डिप्लेशनरी गैप क्यों हुआ? सर जितना हमने प्लान किया था उससे कम हमारा आउटपुट है, तो बीच का गैप क्या है सर? डिप्लेशनरी डिमांड।
अगला दिया हुआ है, सॉरी, डिप्लेशनरी गैप। अगला दिया हुआ है अनडिजायर्ड स्टॉक। सर हमने सप्लाई ज्यादा किया है, डिमांड कम है, तो सर एक्सेस सरप्लस स्टॉक हो गया, अनडिजायर्ड स्टॉक। अगला दिया हुआ है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगला दिया हुआ है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब सर जितने का बेच सकता था, अब ज्यादा सप्लाई हो गई तो उसके कारण सर वो माल बिका नहीं, डिमांड उतनी थी नहीं, तो मेरे को वो माल बेचने के लिए डिस्काउंट देना पड़ा, उसके कारण मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट। समझ आई बात? आगे आओ सर, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। यहां पर एडी ज्यादा है, किससे, एएस से। यहां डिमांड ज्यादा है, जितने पॉइंट ऊपर पड़े ना सर, सबको अपोजिट करते जाओ। सर हमने कंजम्पशन बढ़ाया, हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, हमको देखा था कि गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया। सर अब की बार हमारे गुड्स बाहर ज्यादा बिक रहे हैं, उनके गुड्स इंडिया में कम बिक रहे हैं। सर गवर्नमेंट ने टैक्स भी कम कर दिया, उसके कारण मेरे पास पैसा ज्यादा बच गया, पैसा ज्यादा बच गया तो मैं ज्यादा डिमांड किया, उसके कारण सर एडी बढ़ गया। सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सबसे पहला इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। सर ये इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब सर्कल जो चलता ही रहता है। अब इसको हमने कैसे बोला सर, हम, अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने पैसा चाहिए था, ठीक है, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट को सप्लाई बढ़ाना था, सप्लाई बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे चाहिए थे तो आरबीआई से पैसा लिया, आरबीआई से जब पैसा लिया, बोरोइंग की, तो गवर्नमेंट को उस बोरोइंग का इंटरेस्ट पे करना था। इंटरेस्ट पे करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गुड्स की प्राइस इंक्रीज करी, गुड्स की प्राइस इंक्रीज करी तो इन्फ्लेशन आ गया। समझ आया क्या बोला? क्लियर हुआ ये सबको? टू द पॉइंट बात है सर, एकदम एकदम टू द पॉइंट है। विश्वास करो जो बोल रहा हूं इतना ही लैंग्वेज एग्जाम में लिख के आ जाना, गजब मार्क्स आएंगे सर। जितना बोल रहा हूं उतनी लैंग्वेज लिख के आना। अगला है स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी, सर इसको ध्यान से सुनो। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, डायनेमिक मतलब जो चेंज होता है। स्टैटिक जीडीपी मतलब सर मेरी जीडीपी आउटपुट के कारण नहीं चेंज हो रही है, प्राइस के कारण चेंज हो रही है। स्टैटिक जीडीपी लिख के आना सर, देयर इज नो चेंज इन द जीडीपी ड्यू टू आउटपुट, ठीक है, लिख के आना ये चीज। उसके बाद है एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। सर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सर कोई भी चीजों के रेट बढ़ते हैं, रेट बढ़ते हैं तो उसको बनाने वाले जो वर्कर है वो लोग बोलते हैं हमारा भी वेज बढ़ाओ, क्योंकि सर आप आईफोन वाले वर्कर को 5,000 रुपए में काम नहीं करवा पाओगे, प्राइस ज्यादा है तो वहां के वर्कर भी ज्यादा चार्ज करते हैं। ओप्पो वीवो के प्राइस कम है तो उसके वर्कर भी कम चार्ज करते हैं। एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल, डिमांड ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है इसलिए वेजेस ज्यादा है सर, वेजेस ज्यादा है इसलिए प्राइस ज्यादा है सर। आया समझ? अगला देखो सर, लॉस ऑफ प्रॉफिट। सर लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, ध्यान से सुनना। सर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सर 100 यूनिट बेच सकते थे, बेच 50 रहे हो, जो 50 कम बेच रहे हो ना सर, उन 50 को बेच के आप प्रॉफिट कमा सकते थे पर नहीं कमा पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला, समझ आया? क्लियर हुआ सबको? ये इसका डायग्राम है सर, डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सर, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। सर अगर एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है, तो सर दो टाइप के मेजर है हमारे पास, एक है फिस्कल मेजर, एक है मॉनेटरी। मैंने हमेशा से एक बात बोली है, जब भी पैसे की बात हो बीच में कौन आएगा, आरबीआई। तो आरबीआई के पास दो तरीके सर, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मेरे हिसाब से स्टूडेंट को आखिरी दिन यहां से नहीं पढ़ना चाहिए इसको, क्योंकि हम मनी और बैंकिंग में इसको पहले ही कवर कर चुके होते हैं। सर मनी बैंकिंग में हम सीख क्या है, इन्फ्लेशन और डिप्लेशन में क्या करना है, तो यहां पढ़ के क्या करोगे सर, सेंस ही नहीं बनता। सर ये फिस्कल मेजर्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिस्कल मेजर वहां पर नहीं थे। जब भी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल मेजर्स की बात हो, वो किससे रिलेटेड होगा, गवर्नमेंट, आंख बंद करके गवर्नमेंट। तो सर सबसे पहला एकदम सिंपल सी बात है, एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है मतलब इन्फ्लेशन है, और अगर इन्फ्लेशन है तो सर गवर्नमेंट को अपने खर्चे ज्यादा करना चाहिए, कम कम करना चाहिए। गवर्नमेंट और खर्चे करेगी और इन्फ्लेशन आ जाएगा सर। दूसरा देखो सर, टैक्सेस, टैक्सेस क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को,
बढ़ा देना चाहिए। क्यों? टैक्सेस बढ़ाएगी टैक्सेस बढ़ाएगी गवर्नमेंट, तो लोगों के पास से पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, लोग डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सर पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेट, सर इसको बढ़ा देना चाहिए। गवर्नमेंट को लोगों से और लेना चाहिए पैसा, ताकि लोगों के पास पैसे कम हो जाए, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से मत पैसा लो, आप आरबीआई से पैसा लेके मार्केट में और पैसा डालोगे तो सर लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। समझ आया? आगे आओ सर, इसको करेक्ट करो, ये इसमें गड़बड़ है सर। इसको डेफिशिएट लिखो, और इसके एरो भी चेंज करो। ठीक था, इसको चेंज करो सर। हाँ बोरिंग तो बढ़ेगी, कम क्यों कर दिए? बोरिंग तो बढ़ेगी। डेफिशिएट डिमांड, डिमांड की कमी, सर ये पॉइंट तो वैसे ही सेम है, सिमिलर जो हम पढ़ के आते हैं सर। बात इधर आती है फिस्कल मेजर्स पे, इसमें बात होती है सर सबसे पहला डेफिशिएट डिमांड, डिमांड कम है, डिमांड कम है तो गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी, मार्केट पे पैसा आएगा, पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे सर, हम डिप्लेशन से बाहर आ जाएंगे। दूसरा है सर टैक्सेस, टैक्सेस कम कर देना चाहिए, उससे लोगों के पास पैसे ज्यादा बचेंगे, लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेंगे, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, हम सर डिप्लेशन से बाहर आ जाएंगे। अगला है पब्लिक बोरोइंग, सर लोगों से पैसा मत बोरो करो, वैसे ही लोगों के पास पैसे कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, अभी पब्लिक बोरोइंग नहीं करनी चाहिए। अगला है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, यस सर आरबीआई से बोरोइंग करना चाहिए और मार्केट में पैसा सप्लाई करना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा सर, डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे जाएंगे। समझ आया?